प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्कार सर हिंदी वाले YouTube हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूँ सौरभ कुमार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य। कक्षा 12 हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की एक प्रमुख पुस्तक है अंतरा। अंतरा से अपन देख रहे हैं और अंतरा के पद्य भाग में से अपन देखते हैं महाकवि विद्यापति। महाकवि विद्यापति के बारे में अपन थोड़ा सा लेखक परिचय अपन जान लें। आप सभी लोग इधर जान लें। विद्यापति का जन्म 1380 से 1460 के बीच में इनका जीवन काल माना जाता है, यानी 1380 के आसपास इनका जन्म हुआ था। ये आसपास में इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इनके जन्म की एग्जैक्ट तारीख कहीं पर लिखी हुई नहीं है। इनका जीवन काल कब से कब तक था ये भी एग्जैक्ट कहीं पर लिखा हुआ प्रामाणिक रूप से नहीं लिखा हुआ। अब तो कहाँ से मिला? जब इन्होंने कोई रचनाएं की, साहित्यिक रचनाएं की, तो उन रचनाओं में किसी का नाम आया या इनके आश्रयदाता जो थे, इनके जो आश्रयदाता का मतलब इनके जो राजा महाराजा जिनके पास ये रहते थे, उन राजा महाराजाओं के कार्यकाल से जब मिलान करते हैं, अनुसंधान किया जाता है, तो उनसे अनुसंधान और आश्रयदाता के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1380। अब इनके बारे में एक चीज अपन और लिख सकते हैं कि ये जो लेखक हुए हैं, ये जो साहित्यकार हुए हैं, ये आदिकाल और भक्तिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल, इन दोनों के जो समय है, दोनों का जो संधि काल है, दोनों का जो ज्वाइंट होने का जो समय है, उस काल में ये जन्म लिया इन्होंने। उस काल के ये कवि है, यानी आदिकाल और भक्तिकाल के संधि काल के कवि है। आपने देखा होगा आदिकाल जैसे 1000 से चलता है, 1350 तक आदिकाल था, उसके बाद में भक्तिकाल आता है। तो 1350 से बाद में कोई स्विच तो है बंद होते, अब ये बंद हो गया। तो वो काल, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1380 में, तो 1380 में हो सकता 90 में रचनाएं शुरू कर दी हो सकता ये भी गलत 10-20 साल ऊपर नीचे भी हुआ हो। तो ये इनके आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि माने जाते हैं। बढ़ के सुनो, संधि कवि समझ आई आपको? इसलिए संधि कवि माने जाते हैं। इनके जो आश्रयदाता है, सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं मधुबनी बिहार में हुआ। इनका जन्म मधुबनी बिहार में, बिहार का एक बहुत बड़ा जिला है मधुबनी, और वहां पर इनका जन्म हुआ था। और मिथिला के राजा, मिथिला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे अपना मारवाड़ है, उसी प्रकार का मिथिला क्षेत्र कहलाता है पूरा, और मिथिला एक शहर भी है, ठीक है ना। तो मिथिला के जो राजा थे शिव सिंह जी, मिथिला के राजा शिव सिंह, ये इनके बचपन के दोस्त भी थे, क्योंकि हम उम्र होते हैं ना, हम उम्र होते तो दोस्ती हो जाती है। तो मिथिला के राजा शिव सिंह जी इनके दोस्त भी थे, और शिव सिंह जी इनके आश्रयदाता भी थे, क्योंकि वो राजा बन गए तो वो इनके पास वो राजकवि बन गए, तो इनके आश्रयदाता भी थे। तो ये मिथिला के राजा शिव सिंह जी इनके अभिमित्र, राजकवि और मिथिला के राजा शिव सिंह इनके अभिमित्र, राजकवि व सलाहकार। ये सलाहकार कौन थे? विद्यापति सलाहकार थे, राजा सलाहकार नहीं था, इनके ये सलाहकार थे। लेकिन मैं थोड़ा सा गड़बड़े, इसको ठीक कर लिया, ठीक है ना। यानी ये मिथिला के राजा के सलाहकार भी थे, कौन? विद्यापति। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, ये 2-4 रचनाएं हैं। और हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे प्रेम के कवि माने जाते हैं। यानी इन्होंने लौकिक प्रेम का मतलब जानता, एक तो होता है अलौकिक प्रेम जो ईश्वर से किया जाता है, जिसके अंदर वो भक्ति भाव की बातें होती है। एक होता है लौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम के अंदर क्या होता है? नायक और नायिकाएं होती है। नायक और नायिका जिस प्रकार प्रेमानुभूति करते हैं, जिस प्रकार वो प्रेम की बातें करते हैं, जिस प्रकार वो प्रेम के अंदर संयोग और वियोग होता है। प्रेम में क्या होता है? संयोग और वियोग। संयोग का मतलब मिलना, संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना, और वियोग यानी तो ये लौकिक प्रेम। तो इन्होंने लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का बहुत अच्छा वर्णन किया है, प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति का इन्होंने सहारा लिया, देवी देवताओं का सहारा लिया, लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, देवी देवता व प्रकृति के माध्यम से प्रेम और सौंदर्य की इन्होंने अनुभूति की है। बहुत अच्छी रचनाएं प्रेम के बारे में इन्होंने आज से कितने साल पहले? 600 साल पहले। 600 क्या हो गए भाई? ये देखो 1380, 1400 हो गए, 1400, 2200 याद चल रहा है,
तो 800 साल पहले, 800 साल पहले इन्होंने रचना की। तो ये एक सामान्य सा लेखक परिचय अपन को परीक्षा के अंदर लिखना पड़ता है। कई बार परीक्षा के अंदर 4 नंबर का सवाल आता है, लेखक परिचय दीजिए, सीधा साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, इनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सारे अलंकार इनके अंदर पाए जाते हैं। तो अच्छे अलंकारों का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया। तो ये तो हो गया इनका लेखक परिचय। लेखक परिचय 2 जगह काम आता है, एक तो डायरेक्ट लेखक परिचय पूछ लिया जाता है, और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न आते हैं, और सप्रसंग व्याख्या के प्रश्न आते हैं तो उसके अंदर लेखक का परिचय देना पड़ता है, फला लेखक ने ये चीजें। आइए अब इसका जो विद्यापति है इनके पद्य पढ़ते हैं, पद्यों का पठन करते हैं। तो इनका जो पद्य है सबसे पहला निकालिए आप लोग किताबें, और पहला जो पद्य है वो है पहला पद। अब इनके जो पद होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य में जितने भी पद होते हैं, यानी जो काव्य होते हैं, काव्य को पढ़ा नहीं जाता, काव्य को तो फिर क्या किया जाता है? गाया जाता है, पठन किया जाता है। पढ़ना और पठन करना दोनों में अंतर है, पढ़ना और पठन करना। तो काव्य का पठन किया जाता है, काव्य का क्या किया जाता है? पठन किया जाता है, सस्वर पठन होता है, गाया जाता है। तो अपन सभी इसको एक बार गाते हैं, आप सभी पूरे दिल से, मस्ती से, ऐसा लगे कोई गीत गा रहे हैं। बोलो दवा के पत्तियां ले जा तेरे मोरा प्रियतम पा, के पत्तियां ले जा तेरे मोरा प्रियतम पा। और मस्ती को थोड़ा सा, के पत्तियां ले जा तेरे मोरा प्रियतम पा, के पत्तियां ले जा तेरे मोरा प्रियतम पा। ये नहीं सही ये असे दुख रे बेल सावन मास, के पत्तियां ले जा तेरे मोरा प्रियतम पा। एक सरी भवन पिया बिन मोहे रह लो न जाए, एक सरी इसमें देखो कहीं पर रहा आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो अपन को राग जब मिलाते हैं ना भाई, तो जैसे राग मिलती है कोई शब्दों को छोड़ देते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। एक श्री भवन पिया बिन मोहे रह लो न जाए, एक श्री भवन पिया बिन मोहे रह लो न जाए। सखियन कर दुख दारुण रे जग के पतिया, के पतिया ले जाए रे मोरा प्रियतम पा, के पतिया ले जाए रे मोरा प्रियतम पा। मोर मन हरिहर गेल रे अपनो मन गेल, मोर मन हरिहर गेल रे अपनो मन गेल, मोर मन हरिहर ले गेल रे अपनो मन गेल, मोर मन हरिहर ले गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस ले, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस ले। विद्यापति कवि गावल रे धन धर्म मन की आस, विद्यापति कवि गावल रे धन धर्म मन की आस, विद्यापति कवि गावल रे धन धर्म मन की आस, विद्यापति कवि गावल रे धन धर्म मन की आस। आवत तेरो मन पावन रे एही कार्तिक मास, के पत्तियां ले जाए रे मोरा प्रियतम पास, के पत्तियां ले जाए रे मोरा प्रियतम पास, के पत्तियां ले जाए रे मोरा प्रियतम पास। तो अपन ने देखा ये एक काव्य था, के पत्तियां ले जाते रे मोरा प्रियतम पास। लौकिक प्रेम की जब बात करते हैं, लौकिक प्रेम की जब बात करते हैं, नायक और नायिका जब दूर होते हैं, एक दूसरे की जब दूरियां होती है, तो नायिका नायक को याद करती है,
नायिका किसको याद कर रही है? नायक को याद कर रही है, उसके विरह में डूबी हुई। और वो कहती है कोई आए और उसको मेरा संदेशा पहुंचा दे, कोई वहां तक मेरी एक चिट्ठी ले जाए। क्या ले जाए? चिट्ठी ले जाए, कोई मेरा एक संदेश पहुंचा दे। आपने रास्ते में गीत सुने होंगे, डाकिया रे तो कागज लिख दे, हैं? डाकिया रे तो कागज लिख दे, ठीक है ना? तो ये क्या है? नायक और नायिका की तो गीत ही है, ठीक है? पुराने जमाने में नायक और नायिका के बीच में जब संदेशों का आदान प्रदान होता था, उस समय कोई मोबाइल नहीं होते, उस समय जब फोन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं था, उस समय कबूतर के माध्यम से संदेश भेजते थे। किसके माध्यम से भेजते थे? कबूतर के माध्यम से भेजते थे। तो यहाँ पर नायिका संदेश भेजने की बात कर रही है कि कोई तो मेरा संदेश दे जाए, और अब मेरा संदेश किसको कहे? नायिका, मेरे प्रियतम को। अब इसका अपन अर्थ करते हैं। देखिए आप, पहले तो इसमें कोई कठिन शब्द हो तो मेरे ख्याल से इसके अंदर ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको नहीं आता। देखो इसके अंदर शब्द देखिए आप, जिसका अर्थ आपको नहीं आए। ये पाठ आज से 800 साल पहले लिखा हुआ। कितना साल पहले? 800 साल पहले। समय समय पर हिंदी में समय समय पर कई प्रकार के परिवर्तन हुए, भाषा में परिवर्तन हुए, मात्राओं में परिवर्तन हुए, अक्षरों की बनावट में परिवर्तन हुए, ठीक है ना? तो उस समय जो लिखे गए ये हूबहू वो पाठ, इसलिए अपन को हो सकता है कि मात्रा की त्रुटि हो, कहीं मात्रा की ज्यादा भी हो सकती है, मात्रा कम भी हो सकती है, ठीक है ना भाई? कहीं पर जैसे पत्र लिखना हुआ पतिया लिख दिया, प्रियतम लिखना हुआ प्रियतम लिख दिया, रंग बनाए नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को उसका भाव पकड़ना, अपना उसका अर्थ पकड़ना। देखिए पहली पंक्ति के पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास। नायिका विरह में डूबी हुई लोगों से, अपने सहेलियों से कहती है, नायिका विरह में डूबी हुई अपनी सहेलियों से कहती है के पतिया ले जात रे मोरा प्रियतम पास, कि कोई तो आए और पतिया ले जाए, पतिया नहीं पत्र, संदेश, कोई आए और मेरा संदेश ले जाए। कहाँ ले जाए? मोरा प्रीतम पास, मेरे प्रीतम के पास। ये नहीं सही है असह दुकरे बेलो सावन मास। सावन, सावन का मतलब सावन, सावन का मतलब क्या होता है? सावन का महीना जो होता है प्रेम का महीना माना जाता है। सावन के महीने में हरियाली, बादल, बिजली, ये सब प्रेम के उद्दीपक है। ये सब किसके उद्दीपक है? जब भी साहित्य में प्रेम की बात होती है, जब भी साहित्य में प्रेम की बात लिखनी होती है, सावन का महीना आएगा, बिजलियां आएगी, बादल आएंगे, हरियाली आएगी, बरसात आएगी। ये क्या है? प्रेम के उद्दीपक, प्रेम के उद्दीपक, प्रेम के प्रतीक है। तो ये कह रही है ये नहीं सही है ऐसे दुकरे, ये नहीं हृदय, ये किसे कहेंगे? ये में यानी हृदय में सहन नहीं होता। अब हृदय में सहन नहीं होता। क्या सहन नहीं होता? क्या सहन नहीं होता? विचलन, नायक से विचलन, विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये नहीं सही है असह दुख रे, असह यानी जो असहन, यानी मेरे से वो ये विचलन की जो दुख है, विरह की जो तकलीफ है वो सहन नहीं होती। भेद सावन मास, और ऊपर से कौन सा महीना? सावन का महीना, ऊपर से सावन का महीना। तो सावन का महीने में जो प्रेम की जो पीड़ा होती है वो ज्यादा भड़कती है। प्रेम की पीड़ा यानी नायक को नायिका को नायक की याद आती है। एक श्री भवन पिया बिन रे मोही रह लो न जाए। एक श्री यानी अकेली, एक श्री यानी अकेली। भवन, भवन किसे कहते हैं? मकान, मकान जहां वो रहती है। वो कह रही है अकेली, ये जो भवन है, जिस भवन में मैं अकेली हूँ, ये भवन मुझे खाने को दौड़ रहा है, इस भवन में मुझे सुना सुना लग रहा है। एक श्री भवन पिया बिंदरे, अपने प्रीतम के बिना ये भवन मोहे रह लो न जाए, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। यानी अकेली इस बड़े लंबे चौड़े भवन में सारी सुविधाएं, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ है, पर अकेला रहना ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। सखियन कर दुख दारुन रे जग के पतियाए। सखी को कहती हो, ये बात किससे कह रही है? सखी को। वो कोई अखबार में थोड़ी छुपा रही है, वो कोई अखबार जो राहबदोरी कर रही है माइक में, वो अपनी सहेली से कहती है सखी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। सखी अनकर दुख दारुन रे, दुख
ये दुख है, विरह का दुख। और दारुण यानी कठोर, दारुण यानी वैसे दारुण का मतलब होता है गरीब, पर दुख गरीब थोड़ी होता है। जितना गरीब का मतलब जितना कठोर दुख होगा, ज्यादा दुख होगा, उससे दारुण दुख है। सखी अनकर, अनकर यानी दूसरों का। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाई। अब संसार को मैं कैसे समझाऊं, कैसे पतियाऊं, कैसे विश्वास करें लोग कैसे विश्वास करें कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। मोर मन हरि हर गेन रे अपनो मन गेन। मोर मन, मेरा मन, मोर यानी अपन से या मेरा भी देख सकता था, पर उसने मोर लिया। मोर मन हरि, हरि कौन, हरि कौन, हरि किसे कहते हैं? कृष्ण। हरि कौन? कृष्ण। कृष्ण नायक का प्रतीक, नायक है। कृष्ण कौन है यहाँ पर? नायक है। तो कृष्ण नायक है, तो नायिका कौन हो गई? राधा हो गई। राधा यानी गोपिका। यानी ये जो रचनाएं हैं, जिन्होंने भी ये रचना की है, इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष की रचनाएं नहीं की है कि गांव में कोई लड़की होगी या नायक नायिका होगी उसके बारे में लिखा, नहीं। कृष्ण और राधा के बारे में लिखा है। कृष्ण और भगवान की स्तुति की है, पर लौकिक प्रेम का रूप दे दिया उसको। इसका किसका रूप दे दिया? लौकिक प्रेम। मोर मन हरि हर गेन रे अपनो मन गेन। मेरा मन हर लिया, मेरा मन हर लिया और अपना मन दे दिया, मैं परेशान हो गया। यानी मेरा मन, मेरा दिल हर के वो ले गए। यानी मेरा दिल था वो भी अब यहाँ पर नहीं है। गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कन अपजस ले। गोकुल तज, गोकुल को तज दिया, त्याग दिया। गोकुल को किसने त्यागा था? कृष्ण ने। और कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए। शुरुआत मथुरा गए। कहाँ गए थे? मथुरा गए। गोकुल तज मधुपुर बस रे, मधुपुर, मथुरा, मधुपुर यानी मथुरा। गोकुल तेजी मधुपुर बस रे, वहां जाके बस गए। कन अपजस ले, और पूरा अपजस ले लिया, बहुत खराब काम किया। मैं तो गाया बोलूं मैंने, क्यों गया? ठीक है ना। यानी नायक और नायिका, नायक कहती है वो क्यों गए? नायिका कौन? राधा। किसको कह रही है? कृष्ण के बारे में बता रहे वो मथुरा चले गए, या मेरा यहाँ पर मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। और उन्होंने बहुत बड़ा अपजस का काम किया, यानी बहुत खराब काम किया है। कन अपजस ले विद्यापति कवि गाओल रे धन धनु मन आस। अब जब नायिका ने सब अपनी बात, दिल की बात कह दी कि मुझे उनके बिना ठीक नहीं लग रहा है, कोई संदेश जाकर उनको दे दीजिए। आपने देखा होगा भ्रमर गीत भी ये गोपी और नायक और नायिका के बारे में ये उद्धव जी को समाज में बताती है। और जितने भी साहित्यकार हुए वो नायक और नायिका की जो बात होती है कृष्ण राधा के माध्यम से वो प्रेम को आगे बढ़ाते हैं इस रचना में। विद्यापति कवि गाओ रे धन धनु मन आस। अब विद्यापति कवि वो अपने दिल की बात कहता है, किसको समझाता है? नायिका को समझाता है। तो भाई हिम्मत रख, नायिका को क्या कहता है? भाई हिम्मत रख, सब ठीक रही, आई टाइम बाद आ जाएगी मेरी तरफ, यही होता है, चिंता मत कर। तो वो कहते हैं विद्यापति कवि गाओ रे धनी, धनी कहते हैं औरत को, धनी किसे कहते हैं? औरत, नायिका, ठीक है। धनी धरु, धारण करो, मन आस, मन में आशा रखो। मन में क्या रखो? आशा रखो। कवि कहता है सर 5 मिनट गौर करो, विद्यापति कवि गाओ रे धन धनु मन आस। विद्यापति कहते हैं अपने बात में कि हे नायिका, हे गोपी, तू कृष्ण के लिए विरह में डूबी हुई है, चिंता मत कर, वो बहुत जल्दी आएंगे। चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी आएंगे। आवत तोरो मन भावन रे, आएंगे आवत तेरे मन भावन, जो तेरे को मन भाता है। कौन? नायक। तेरे मन में, नायिका के मन में कौन भा रहा है? नायक। यानी कौन भा रहा? अभी श्री कृष्ण। आवत तोर मन भावन रे, आएगा तुम्हारा मन भाने वाला, तुम्हारा मन भावन आएगा। तो यहाँ मन भावन किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया। आवत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। कब आएंगे?
चिंता मत कर, कार्तिक मास में आने वाले हैं, कार्तिक के महीने में आएंगे। भाई अभी तो सावन है, भादो आसोज कार्तिक 2 महीने का काम है, 2 महीने का काम है। तुम मन में धीरज धारण करो। तो इस प्रकार विद्यापति अपनी बात कहते हैं। और विद्यापति लौकिक प्रेम के माध्यम से, ये लौकिक प्रेम हुआ कि हुआ, एक दूसरे को अपने दिल की बात कहना, पत्र के माध्यम से कहना, और उसके बाद में वापस वो जवाब देता है कि चिंता मत करो आएंगे, ये लौकिक प्रेम संसार में ऐसा होता है। पर वास्तव में ये तो हो गया क्या, इसका सरलार्थ। ये क्या हो गया, इसका सरलार्थ। सरलार्थ शब्दों का होता है। अब इसका आता है भावार्थ। भावार्थ में क्या होता है, कभी विद्यापति कहना क्या चाहता है, क्या कभी विद्यापति किसी थर्ड पार्टी का कोई प्रेम पत्र लिख रहा है क्या, या किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में लिख रहा है? नहीं, वो श्री कृष्ण की स्तुति कर रहा है, श्री कृष्ण के बारे में लिख रहा है, कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में लिख रहा है। और इसके माध्यम से वो कहता है कि एक न एक दिन तो कृष्ण को मुझे दर्शन देने ही पड़ेगा। वो अपनी बात कहता है कि भाई मैं भी तो व्याकुल हूँ भाई, लेकिन वो खुद अपने आप को एक नायिका के बारे में तो लिख दिया, वो खुद भी तो कृष्ण से मिलने को इच्छुक है। तो वो अपनी बात लिखता है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं, आप मुझे एक बार दर्शन दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सरलार्थ और भावार्थ अपन लिख सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही सरल है और बहुत ही सरस ये पाठ है। तो लिखित परिचय हो गया, ये हो गया। अब इसकी अपन साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। क्या देखेंगे, इसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या है, ऐसी क्या विकल्प परीक्षा का तरीका है ना, इसकी साहित्यिक विशेषताएं लिखते हैं ना, विशेष सब प्रसंग हो गया, पाठ परिचय हो गया, सरलार्थ हो गया, भावार्थ हो गया, साहित्यिक विशेषताएं। अब साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या होगी अपन देखते हैं। हाँ देखिए बेटा, साहित्यिक विशेषताएं एक बार आपके दिमाग में, कई बार मैंने बता रखा हूं आपने, बताइए एक विशेषता, क्या क्या विशेषता है इसकी? सबसे पहली विशेषता, क्या इसको गाया जा सकता है? गाया जा सकता है, तो इसको गाया जा सकता है। तो कौन सा गुण है? गेयिता। गेयिता को और किस नाम से जान सकते हैं? संगीतात्मकता। संगीतात्मकता काव्य में गेयिता का गुण, क्या सब गुण है भाई? गेयिता का गुण। ठीक है, भाषा कौन सी है? भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। और राजस्थानी। और अभी मैंने बताया था आप लोगों को, अभी मुख्य मैंने बताया था कि ये मिथिला के क्षेत्र के थे। किस क्षेत्र के थे? मिथिला क्षेत्र के थे। तो वहां पर मैथिली भाषा है। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा। हाँ, और जो है रस कौन सा है? जहां प्रेम होता है, प्रेम की बातें होती है। कौन सा रस? श्रृंगार। कौन सा रस? श्रृंगार रस। और इसको पढ़ते ही समझ में आ रहा है। पढ़ते ही समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? भाई इसको 4 बार यदि पढ़े और कोई नहीं पढ़ाए आपको, तो भी क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, नहीं आएगा? आएगा। आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब बिना पढ़ाए सरलता से समझ में आ जाए तो कौन सा काव्य गुण? प्रसाद गुण। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। और बताओ, अच्छा प्रसाद तो है ही है, प्रसाद तो है। प्रसाद में तो क्या होता है कि बिना समझाए समझ आ जाए। पर जहां श्रृंगार होता है, जहां प्रेम होता है, प्रेम के जहां गीत होते हैं, उसको पढ़ते ही आपने देखा होगा कि मस्ती आती है। आती है कि मस्ती? उसको पढ़ते ही मस्ती आती है। आपको ऐसा लगता है कि नाई की जगह मैं ही हूं।
अपने आप को स्वयं को उसकी जगह मानते हो, मतलब उसके साथ भावों के अंदर आप बहते हो, ठीक है ना। आनंद अनुभूति होती है, मस्ती आती है। इस प्रकार के गीतों को, इस प्रकार के जो काव्य गुण होता है जिसके अंदर मधुरता आती है, मस्ती आती है, प्रेम उमड़ता है, मन के अंदर प्रेम का भाव पैदा होता है। कौन सा गुण? माधुर्य गुण। कौन सा गुण? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। तो प्रसाद गुण की बजाय आप माधुर्य गुण इसके अंदर ज्यादा होगा। आप दोनों ही लिख सकते हो। दोनों लिखते समय, चूंकि ये प्रेम से संबंधित काव्य है, पढ़ते समय आनंद आता है, मस्ती आती है, प्रेम में हिलोरे होती है, माधुर्य गुण, और इसके अंदर भाषा सरल है, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, सरल काव्य है, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रसाद और माधुर्य दोनों ही गुण है। ठीक है मैडम। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या लिखी हुई है? पूरे पाठ का एक लाइन में यदि सार अपन लिखे इस पद का, नायक और नायिका के विरह में, या नायक के विरह में डूबी नायिका की विरह वेदना का वर्णन। ठीक है, नायक के विरह में डूबी नायिका के विरह का वर्णन। विरह का सही है। और बताओ क्या विशेषता इसकी, काव्यगत विशेषता है? सबसे बड़ी विशेषता आपने अभी तक नहीं बताई। लौकिक प्रेम के माध्यम से कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है। लौकिक प्रेम के माध्यम से राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया गया। लौकिक प्रेम के माध्यम से कृष्ण व राधा का प्रेम प्रदर्शित किया गया। प्रेम प्रदर्शित करण। और सबसे अंतिम इसके अंदर कौन कौन से अलंकार है? कौन कौन से अलंकार है? देखिए आप, के पतिया दे जात रे मोरा प्रियतम पास पे किताब में देखो, मुझे भी देखना। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। किए नहीं सही है असह दुख रे भेद सावन मास, एक श्री भवन पिया बिदरे मोहे रहलो न जाए, सखी हर कर दुख दारन रे जग के पतिया है। मोर मन हरि, जब मोर मन है ना, हरिहर ले गेद रे अपनो मन के गोकुल धरी मधुर वसरे कल अब जैसे ले विद्यापति गाओ रे धनी धरू। तो ये आपको समझ में आएगा अलंकार? तो ये जहाँ भी है, जहाँ भी अलंकार है उसको आप लिखेंगे और सामने ये अलंकार, इसका लिखा ये अलंकार। तो इस प्रकार जब अपन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इस प्रकार का यदि परीक्षा के अंदर कोई प्रश्न आ जाता है, लेखक परिचय का अलग से आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। सब प्रश्न व्याख्यान का आ गया, लेखक परिचय दे दीजिए, और उसके बाद में लेखक परिचय के बाद में सरला प्रवाद विशेष। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक अपन यही समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले, और आज अपने विद्यापति के बारे में, विद्यापति का एक पद देखा था, अगला पद अपन कल देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें। इससे संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं, वो प्रश्नों को भी आप देखें, और इनसे संबंधित जो भी आपकी भ्रांति है, कोई भी प्रश्न है, ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप जरूर बताएं। हमारे अन्य वीडियो जो कक्षा 11 और 12 से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है, आप जरूर उनको देखें। छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और विभिन्न पाठों से संबंधित जो कठिन पाठ है, उनको बहुत ही सरल तरीका से, सरस और सरल ढंग से इनको समझाया गया है। आप इसका आनंद लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपने जितने भी इष्ट मित्र हैं, अपने भाई बहन हैं और उसी पड़ोसी जितने भी हैं जो कक्षा 11, 12 या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे पहुँचें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।